आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही हैरान करने वाली भी। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले का एक शहर, और इस शहर में आज की तरह प्रॉपर सीवर सिस्टम था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुईं। ये बात सिंधु घाटी के लोगों की उस जबरदस्त सोच को दिखाती है जिसने खोज करने वालों को भी हैरान कर दिया। और पता है, इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि 100 साल से कुछ ज्यादा वक्त पहले अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्हें जमीन के नीचे से कुछ बहुत पुरानी पक्की ईंटें मिली। जब वहां खुदाई शुरू हुई तो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शहरों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क मिला जो हजारों साल से वक्त की गर्द में दबा हुआ था। तो चलिए, अब इस शहर में एक वर्चुअल टूर करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या था जो इन पुराने शहरों को इतना खास, इतना मॉडर्न बनाता था। इनकी जो सिटी प्लानिंग थी ना, वो कमाल की थी। मतलब शहर को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया था। पश्चिम की तरफ एक ऊंचा हिस्सा था जिसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, और पूरब की तरफ एक बड़ा और निचला इलाका। ये बनावट देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत सोच समझकर एक तय सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया था। और इनकी इंजीनियरिंग का तो क्या ही कहना। दीवारें बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ वो इतनी अच्छी तरह पकाई गई थीं कि हजारों साल बाद आज भी मौजूद हैं। और इन्हें जोड़ने का तरीका भी देखिए, एक दूसरे में फंसाकर, यानी इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया गया था, जिससे दीवारों को जबरदस्त मजबूती मिलती थी। और अब वो चीज जो इन्हें अपने समय से मीलों आगे ले जाती है, उनका ड्रेनेज सिस्टम। शहर के हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ती थी और ये सारी नालियां ढकी हुई होती थीं। और तो और सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स भी थे। सोचिए जरा, ये कॉन्सेप्ट तो आज के मॉडर्न शहरों जैसा है। तो कुल मिला के देखें तो एकदम सीधी सीधी सड़कें, ढकी हुई नालियां, हर जगह एक ही साइज की पक्की ईंटें, आंगन वाले घर जो शायद 2 मंजिला भी होते थे, और हर घर में अपना कुआं और बाथरूम। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि इन शहरों को बहुत ही कुशल तरीके से प्लान करके बसाया गया था। अच्छा, शहर का ढांचा तो हमने देख लिया, पर इन दीवारों के बीच जिंदगी कैसी थी? कौन लोग रहते थे यहाँ? चलिए, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये है मोहनजोदारो का मशहूर ग्रेट बाथ। ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था। इसे प्लास्टर और चारकोल की परत से पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। माना जाता है कि शायद यहाँ खास मौक़ों पर शहर के खास लोग कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक खास जगह थी। दूसरे शहरों में भी हमें बड़ी दिलचस्प चीजें मिली हैं। जैसे कालीबंगा शहर में आग जलाने के लिए वेदियां मिली हैं जो शायद यज्ञ वगैरह के लिए इस्तेमाल होती होंगी। और हड़प्पा में तो अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम यानी अन्न भंडार मिले हैं। ये दिखाता है कि उनके पास खाने पीने की चीजों को स्टोर करने का एक मुनज़्ज़म तरीका था। तो सवाल उठता है कि इन शहरों में रहता कौन कौन था। देखिए, यहाँ एक पूरा का पूरा समाज बसता था। शायद शासक वर्ग के लोग थे जो इन शानदार शहरों की प्लानिंग करते और दूर दूर से कीमती चीजें मंगवाते थे। फिर थे लिपिक यानी स्क्राइब्स, जो लिखना जानते थे और मोहरे तैयार करते थे। इनके अलावा थे हुनरमंद कारीगर जो पत्थर, धातु और मिट्टी से औजार, खिलौने और सुंदर गहने बनाते थे। और इन सब लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते थे किसान और चरवाहे जो आसपास के गांव में रहते थे। अब बात करते हैं एक और पहलू की। ये सभ्यता सिर्फ अपने शहरों तक ही सिमटी हुई नहीं थी। ये लोग बेहतरीन कारीगर होने के साथ साथ बड़े व्यापारी भी थे और इनकी पहुंच बहुत दूर दराज के इलाकों तक थी। और अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी है, ये मोहरें। पत्थर से बनी इन छोटी छोटी मोहरों पर जानवरों की, जैसे बैल या एक सींग वाले जानवर की बड़ी ही सुंदर नक्काशी है और साथ में कुछ लिखा भी हुआ है। पर मुश्किल यह है कि इस लिखावट को, इस लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो आखिर ये मोहरें थीं क्या? इन्हें एक तरह से आज का आईडी कार्ड या ट्रेडमार्क समझ सकते हैं। जब व्यापारी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो शायद वो बोरी या थैले को बंद करके उस पर गीली मिट्टी लगाते और फिर इस मोहर से ठप्पा लगा देते थे। अगर मोहर टूटी नहीं है, इसका मतलब सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और उनका ट्रेड नेटवर्क देखकर तो दिमाग घूम जाता है।
जरा सोचिए, उस जमाने में वो तांबा राजस्थान और यहाँ तक के ओमान से लाते थे। सोना आता था दक्षिण भारत के कर्नाटक से, और टिन और दूसरे कीमती पत्थर अफगानिस्तान और ईरान जैसी जगहों से मंगवाए जाते थे। ये किसी ग्लोबल सप्लाई चेन से कम नहीं था। और हाँ, उनकी कारीगरी सिर्फ इन छोटी छोटी मोहरों तक ही नहीं थी। इस पत्थर की मूर्ति को देखिए, इस पर कितनी बारीकी से एक कढ़ाई वाला शॉल दिखाया गया है। पुरातत्वविदों को तो मोहनजोदड़ो से असली सूती कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं, जो साबित करता है कि वो कपड़ा बनाने में भी माहिर थे। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, एक फलती फूलती उन्नत सभ्यता, और फिर अचानक सब खत्म। ये पूरी की पूरी सभ्यता जैसे हवा में गायब हो गई, जो आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? इतने सुनियोजित शहरों में रहने वाले वो सारे लोग अचानक कहाँ चले गए? अब देखिए, इसको लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद नदियां सूख गईं या फिर कोई भयानक बाढ़ आई होगी। कुछ का मानना है कि ईंटें पकाने और धातु गलाने के लिए उन्होंने इतने जंगल काट दिए कि पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ गया। एक थियोरी ये भी है कि शायद शासकों का कंट्रोल खत्म हो गया और सब बिखर गया। लेकिन पता है मुश्किल क्या है? इनमें से कोई भी एक थ्योरी पूरी कहानी नहीं बताती। कोई एक वजह सभी शहरों के एक साथ खत्म होने का कारण नहीं हो सकती। सच तो ये है कि पूरी कहानी आज भी एक पहेली है। और शायद इस पूरे रहस्य की चाबी छुपी है इसमें, उनकी लिपि में। जब तक हम इसे पढ़ नहीं पाते, जब तक हम इस कोड को तोड़ नहीं पाते, तब तक हम उनके विचारों, उनकी कहानियों और उनके साथ असल में क्या हुआ, ये कभी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। हमें उनके शहर मिल गए, उनकी कला मिल गई, उनकी चीजें मिल गईं, लेकिन उनकी आवाज़, वो आज भी खामोश है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या हम कभी सिंधु घाटी सभ्यता की इस खामोशी को तोड़कर सच में उनकी कहानी सुन पाएंगे?